जैन साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी परीक्षा 2021 के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग और गणित करने वाले हैं। देखिए, ये तो वैसे जीडी का पेपर है और जीडी के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन आप अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो या फिर आप क्लर्क की तैयारी करते हो या टेक्निकल की या ट्रेडमैन की, ये आपको सब में आपको बराबर हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा मत समझें कि आपका ये बस जीडी के लिए ये है। जीडी के लिए नहीं है, क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं आर्मी के एग्जाम में, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे फिर वो टेक्निकल का हो या फिर जिसका भी हो। इसलिए आप इसको आप पूरा पूरा करें, आप भी इसका नोट बनाएं आप। ठीक है, तो जीके तो कॉमन है ये चीज, जनरल साइंस कॉमन है, गणित और गणित जो है, मैथ जो है कॉमन है। ठीक है, तो इसका आप आपका नोट जरूर बनाएं, आप जरूर करें, पूरा पूरा वीडियो जरूर देखें। और साथ साथ मैं आपको ये चैनल कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करना। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर ये जो वेबसाइट है आपके लोगों के लिए लाने वाला हूँ, ये बिल्कुल डिफेंस के लिए होगा। जो भी अपडेट्स में होगा ये डिफेंस के लिए अपडेट होगा। तो साइट का नाम है www.livepadhai.com। अभी ये वेबसाइट जो है ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, बहुत ही जल्दी आपके सामने लाइव हो जाएगा। इसका अभी कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं आपको, तो कुछ दिनों के बाद आपको सब सारा चीज पर मिलने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट, ये कोर्सेज, वीडियो, सारे चीज पर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए चलिए ज्यादा बात नहीं करता हूँ और अभी चलते हैं आपके क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन में देखें आपको कितना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आप नोट बनाएं और मुझे कमेंट करना है कि सर मुझे 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। देखिए, आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आयरन मैन किसे कहा जाता है? आयरन मैन किसे कहा जाता है? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन जो है, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा दिया है, तो बहुत सारे बच्चे इस इमेज से पहचान पाए तो उसका आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको हिंट के लिए और थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा फोकस कर पाएंगे, इसलिए मैंने इनका इमेज भी मैं कुछ कुछ लेके आ रहा हूँ। और भी कुछ चेंजिंग करने हैं तो आप मुझे जरूर करना है, इसका आंसर क्या हुआ है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का और भी जो नाम है, ये तो नाम फेमस है आयरन मैन। अब देखो, बिस्मार्क, एक बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी इनको कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया तो है ही, और इनका सरदार के भी नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, सरदार से बोलते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार भी इनको अगर बोलेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और देखिए, और इसको और क्या कहा जाता है? तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके बारे में और कुछ आप नोट कर लीजिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कुछ कुछ जो जगह फेमस है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो, एक है सरदार सरोवर डैम। क्या है? सरदार सरोवर सरोवर डैम। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। कहाँ ये? गुजरात में है, तो इसको नोट जरूर बना ले आप कि सरदार सरोवर डैम जो है कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर है। एक और पॉइंट से नोट कर ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। देखिए स्टेडियम, ये स्टेडियम इनके नाम पर है। ये कहाँ पर है? ये है आपके अहमदाबाद के अंदर। कहाँ है ये? अहमदाबाद, अहमदाबाद में। ठीक है, इनके नाम पर है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक और नोट कर लीजिए, वैसे तो इनके नाम पर बहुत ज्यादा इसमें है, लेकिन तभी मैं जिसका फेमस है क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका लोकेशन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? ये अहमदाबाद में है। ठीक है, इनके नाम पर एक और है, आप वो भी नोट कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल। क्या? नेशनल, NATIONAL, नेशनल मेमोरियल, मेमोरियल, मेमोरियल। ये कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में है, तो इसको आप नोट जरूर बना लें आप। ठीक है, तो इनके बारे में इतना जानकारी था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आप इतना चीज सीख पाए हो आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, वह प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, इनके इमेज से आप जान ही पाएंगे, तभी आप को पहले से पता होगा, तो आप नोट बना लेना आप।
ठीक है, तो बताइए भारत का सबसे पहला खिलाड़ी कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? देखिए भारत रत्न क्या होता है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत का भारत रत्न है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खिलाड़ी थे उनको किसको मिला था? ऑप्शन आपके पास जो है विराट कोहली, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले क्या मिला था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और देखने के बाद शेयर जरूर करना आप। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका इमेज देख लीजिए, इमेज से पहचान लीजिए। इमेज आपका क्या माइंड में बैठ जाएगा ना, तो उस चीज को कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, ये कौन है? आप जैसे ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, ये हैं। ठीक है, अब देखिए इनके टी शर्ट पे भी लिखा है, इनके इनके टी शर्ट पे शर्ट पे भी लिखा है, इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपके पास नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, रॉबर्ट पियरे। तो चार ऑप्शन आपके पास है। तो चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है नील आर्मस्ट्रांग है, चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप मेरे साथ बने रहें और जितना भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उतना क्वेश्चन हम कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्लास आप डेली मैं एक एक वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, चलो मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊंगा, मैं आप बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, तो आप मेरे साथ बने रहना आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में स्थित है? अब देखिए इस आपके पास चार स्टेडियम मैंने दिया है यहाँ पर, इसमें से कौन सा स्टेडियम है जो मुंबई में है? देखिए पहला ऑप्शन है ग्रीन पार्क, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन और चेपक स्टेडियम। देखिए तो आपके पास चार चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा है जो मुंबई में स्थित है ये आपका स्टेडियम? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक मिनट रुक जाओ, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वानखेड़े स्टेडियम। देखिए वानखेड़े स्टेडियम क्या है? तो ये मुंबई में स्थित है। तो आपके पास क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि अब ये बताओ कि वानखेड़े स्टेडियम तो मुंबई में है, लेकिन बताओ ग्रीन पार्क कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ये है कानपुर में। कहाँ है ये? तो कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम है। देखिए आपका आंसर तो आपका ए है, मैं आपको अलग से नोट बनाने के लिए कह रहा हूँ, इसको नोट बना लो आप। कानपुर, कानपुर कहाँ है ये? तो कानपुर में। कानपुर कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ये कानपुर के अंदर, यूपी के अंदर कानपुर में है। ठीक है, अब देख लो ये ईडन गार्डन कहाँ पर है? ईडन गार्डन कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। कहाँ है ये? तो कोलकाता में स्टेडियम है ये, ईडन गार्डन है। ठीक है, तो आपका आंसर है, आपका ये आंसर बी ही है, लेकिन मैं आपको नोट बनाने के लिए कह रहा हूँ। अब देखो चेपक स्टेडियम कहाँ पर है? चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो ये है चेन्नई में। कहाँ है ये? तो चेन्नई के अंदर है ये चेपक स्टेडियम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है इमरान खान, अयूब खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। अभी जो करंट में वर्तमान में कौन है जो अभी अभी जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं? तो ऑप्शन जो आपके पास चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन मैंने बता दिया, आपने आंसर कर भी लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, जो कि इमरान खान है। अभी करंट में कौन है? ये 2018 में नियुक्त हुए थे ये इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, जो अभी तक करंट में है। ठीक है, इमरान खान आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पास है लद्दाख, थाने, लेह या चेरापूंजी। देखिए अब देखिए मैंने उसका कुछ सीन दे दिया है, मैंने उन जगह का कुछ सीन दे दिया है। देखो अब उसका और भी है जो कि टूरिस्ट प्लेसेस वहां पर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको घूमने की जगह। देखो कितना अच्छा सीनरी यहाँ पर है, देख लो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा जगह पर घूमने में आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी सभी को अच्छा लगता है, नेचर सभी को पसंद आते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका मैं आंसर कर लेता हूँ, अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी। देखिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है ये है चेरापूंजी। कहाँ पर है ये? तो चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है, चलो अगला है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अब देखो इसको देख के समझ गए होगे कि मैं किस खेल की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, तो ये भारत संतोष ट्रॉफी से संबंधित खेल है ये, ठीक है। चलो आगे है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पास है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। देखिए तो आपके पास जो ऑप्शन है इनमें ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा है? ठीक है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये केरल में है। कहाँ पर है? ये केरल में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी का कुछ सीन यहाँ पर है, मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला है 9 का, ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल किसने बनाया था? ऑप्शन है आपके पास औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। देखिए तो ताजमहल किसने बनाया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये शाहजहां है। शाहजहां है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे मैं देखो, मैं आपके क्लास का भी करवा रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कि मैं बस क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, अब आंसर आंसर करते जा रहा हूँ, कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ, कुछ बीच में ऐसा नहीं करता हूँ, आप बोर्ड मत होना। बस ये 20 से 30 मिनट का क्वेश्चन होगा, जो कि 50 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसे फोकस करें बस पढ़ाई पर अभी, ठीक है। बातें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। बाद बाकी और भी जो आपको कुछ क्लासेस लेने हैं या फिर ऐसे कुछ है जो पेड कोर्सेज हैं या फिर बुक लेना है, ई बुक लेना है, तो मैं इसका सबसे पहले तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। या क्लर्क का, टेक्निकल का या फिर ट्रेडमैन या जीडी का लेना हो तो मैं उससे आज जाके परचेज कर लेना आप, ठीक है। तभी परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, जो कि है ये 8210718211 है। कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है जो बताना चाहते हैं और बच्चों को, तो आप मुझे बताना कि मुझे सर ये चीज मुझे बताना है बच्चों को, ठीक है, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलो अब देखो 10वां क्वेश्चन जो है आज का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का स्लोगन जो था वो किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास है अटल बिहारी वाजपेयी, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। देखो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी है आपका, जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताना कि भगत सिंह का नारा क्या था? भगत सिंह का नारा क्या था? आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता देना कि भगत सिंह का नारा क्या था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ये हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, यहाँ पर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है आज का, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है चंडीगढ़, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया महल, देखियो अभी मैंने इससे बात किया था, जो उससे पहले जो वो क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, विक्टोरिया महल है। तो विक्टोरिया महल का आंसर कुछ अलग से में हो जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये कोलकाता में है। कहाँ पर है ये? तो ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कहाँ है? तो कोलकाता है, ठीक है। देखिए इसका इमेज है, विक्टोरिया मेमोरियल का यह इमेज है, ठीक है। इस फ्रंट साइड का ये इमेज है, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल का, ठीक है। चलो अब आगे जाओ। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कितने वर्षों में वह राष्ट्रपति बनने योग्य हो जाता है? आपके पास ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या कोई समय सीमा नहीं है, यानी कभी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी मिनिमम एज होता है, मिनिमम आयु होता है। तो ये कितना होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। कम से कम 35 वर्ष का होगा तभी वह भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है अभी, जो अभी अभी करंट में, जो अभी करंट में है भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये कौन है आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए मैंने इनका इमेज भी डाल दिया है, आप मुझे कमेंट करना और बताना कि ये कौन है, अभी भारत के राष्ट्रपति करंट में कौन है, वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है।
चलो आगे है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत की नहीं, यहाँ पर है, यहाँ है विश्व की है। तो विश्व की प्रथम महिला कौन थी? आपके पास ऑप्शन जो है, आरती साहा, कल्पना चावला, विशेंद्री पाल, जुंको तबाई। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ऐसा ना करना। एग्जाम में क्वेश्चन आप जो करना, आपको क्वेश्चन आपको कंस्टेंटली फोकस करके करना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ना मत समझना कि ये भारत है, भारत करोगे तो आपको आंसर मिस हो जाएगा, ठीक है? कभी कभी भारत रहता है, कभी कभी विश्व रहता है, तो भारत के अलग हैं और विश्व के अलग हैं। यहाँ बात है विश्व की प्रथम महिला कौन है विश्व में चढ़ने वाली, तो आपका ऑप्शन है जुंको तबई है। कहाँ है? जुंको तबई जो है ये विश्व की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी, ठीक है? लेकिन अगर पूछेगा भारत का सबसे प्रथम महिला कौन है, भारत की प्रथम महिला कौन है, तो ये है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल भी कहा जाता है, बचेंद्री पाल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर है विश्व की है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुंको तबई आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इनका देख सकते हैं, इसका इमेज है, इनका ये फोटो है जुंको तबई का, ठीक है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कि वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन जो है, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इनका इमेज ही लगा दिया हूं मैंने, तो इनका इमेज से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पहचाने, तो इसका इमेज देख लीजिए। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, ठीक है? दादा भाई नौरोजी जी हैं ये, जिसे कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक आप जरूर दबाओगे, आप, मुझे उम्मीद है, और वीडियो को शेयर जरूर करोगे, ठीक है? चलो आगे है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका ऑप्शन जो है, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, इनमें से कोई नहीं। देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था, ये हुआ था भारत के दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ था, ये भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो इसको आप जरूर करें, नोट जरूर बनाएं आप, ठीक है? एग्जाम में हूबहू ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आर्मी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं, तो ऐसा उम्मीद करना कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये आ जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? चलो अब आगे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चांदी का प्रतीक क्या है? चांदी का सिंबल क्या है? चांदी का प्रतीक क्या है? ऑप्शन आपके पास है, CU, AU, AG या फिर AI। चांदी यानी कि सिल्वर, सिल्वर का क्या है, सिंबल क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसे कि कहा जाता है AG कहा जाता है। इसमें कुछ देख लीजिए, जैसा कि ऑप्शन आपका क्वेश्चन नोट में है आपको, AL यानी कि अल्युमिनियम को क्या कहा जाता है? तो AL कहा जाता है। AR यानी कि ऑर्गन को कहा जाता है, AL कहा जाता है। AU की बात करेंगे, ये क्या आता है? गोल्ड होता है। B की बात करेंगे तो क्या है? बोरोन है। और BA यानी कि बेरियम, और B यानी कि बेरेलियम है। इसको आप नोट कर लेना आप, ठीक है? ये क्वेश्चन में कभी कभी क्या गोल्ड के बारे में ज्यादातर पूछ दिया जाता है, ये सिल्वर के बारे में पूछ दिया जाता है, ऑर्गन के बारे में पूछ दिया जाता है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है? ये आपके लिए VVI है, ठीक है? चलो अब आगे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है? ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन आपके पास है, O2, O3, CO2 या इनमें से कोई नहीं। देखिए ओजोन गैस का फॉर्मूला जो है, केमिकल नेम जो है, ये है O3, यानी कि इसे कहते हैं क्या? ट्री ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है? ट्री ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है? ट्री ऑक्सीजन कहते हैं, इसे कहते हैं ट्री ऑक्सीजन, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन जो आपके पास है, टंगस्टन, पारा, नाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, इसलिए वो गल नहीं पाते हैं वो ठीक से, ठीक है? और इसलिए ये बल्ब जलते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है, आपका आंसर ए जो आपकी आंसर है, यानी बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का,
ठीक है। चलो अगला है, पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? ऑप्शन है आपके पास, श्वसन क्रिया के द्वारा, या कार्बन एसिमिलेशन के द्वारा, या उत्सर्जन, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो सभी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं किसके द्वारा बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना खाना बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि इस हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन आपके पास है थायराइड, लैक्रिमल, स्तन ग्रंथि, पीयूष। देखिए, तो आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लैक्रिमल। लैक्रिमल के द्वारा क्या होता है? आंसू ये स्रावित होता है। आंसू ग्रंथि किससे स्रावित होता है? तो ये है लैक्रिमल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अनुवांशिकी के पिता कौन है? ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन आपके पास है जो कि बताने हैं आपको, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, लैमार्क, लुई पास्चर, मेंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये मेंडल है। मेंडल है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके पास जो है, NH3, NH4Cl, NaSCO2, CO3, Na2CO3। तो इनमें चारों ऑप्शन में से जो है, अमोनियम क्लोराइड का जो ये है आपका पास सूत्र जो है, ये है NH4Cl। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कि जो क्वेश्चन बताना हो उसका आप नोट जरूर बनाना आप। ठीक है, ठीक है, चलो। और क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है, चलो, बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है, लोहा, पानी, पारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बैरोमीटर में जो प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है, पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कि पारा। ठीक है, चलो आगे है। अगला क्वेश्चन जो है, भोजन में विटामिन सी की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है? अगर भोजन में हमको अगर विटामिन सी की कमी अगर बार बार मुझे मिले अगर, तो उससे मुझे कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन जो आपके पास है, स्कर्वी, बेरी, पोलियो, या मलेरिया। देखिए, तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग जो हैं, ये हैं स्कर्वी। स्कर्वी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? यानी कौन से ग्रुप का जो व्यक्ति होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है, सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन आपके पास है, ब्लड ग्रुप बी का, ए का, या फिर ओ का, या फिर ए बी का। देखिए, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ ग्रुप वाले को क्या कहा जाता है? सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अगला है, Al2O3 2S2O किसका सूत्र है? किसका सूत्र है? यानी कि ऑप्शन आपके पास है, हेमाटाइट का, या बॉक्साइट का, या गैलेना का, या मैग्नेटाइट का। तो ऑप्शन आपके पास जो है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका आंसर है कि बॉक्साइट का ये सूत्र है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गति का दूसरा नियम क्या है? यानी लिखिए, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या है? ऑप्शन जो आपके पास है, M=m/a, F=ma, F=m²/b, F=a/m। देखिए, गति का दूसरा नियम जो है, गति का दूसरा नियम जो है, ये है ऑप्शन नंबर बी, F=ma। यानी कि F इक्वल क्या हो जाता है? तो ये होता है फोर्स। ठीक है, ये है फोर्स, m है ये मास, और ये है एक्सेलरेशन है। क्या ये? तो एक्सेलरेशन है। क्या है ये? F=ma। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके पास जो है, 1/2 mgh, 1/2 mv, mv²/1, यानी कि हाफ mv²। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 1/2 mv²। ठीक है, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि यहाँ पर है मास और ये है वेलोसिटी। क्या? ठीक है,
तो ठीक है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते हैं कि ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है, नाक से है या फिर गले से है या आंख से है या कान से है। देखिए ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है, यह है आंख से। किससे संबंधित है, ये आंख से रोग संबंधित है ट्रैकोमा। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, रक्तदाब किससे मापा जाता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है, ऑप्शन आपके पास जो है लैक्टोमीटर या एस्फिग्मो मैनोमीटर या मैनोमीटर या बायोमीटर। देखिए रक्तदाब जो मापा जाता है ये है एस्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मान लो जनवरी को अगर नवंबर से संबोधित करते हैं, जनवरी को अगर नवंबर से संबंध अगर है तो रविवार का संबंध किससे होगा। पहले देख लो जनवरी से नवंबर कैसे बना, जनवरी से नवंबर कैसे बना, अगर ये मुझे पता चल जाए अगर मुझे, तो ये आंसर इसका हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये देखो जनवरी, देखो जनवरी, जनवरी के पास में नवंबर है ना, देखो जैसे जनवरी से पहले क्या आता है, दिसंबर आता है, दिसंबर से पहले क्या आता है, तो ये नवंबर आता है। यानी कि जनवरी के बाद यानी एक छोड़कर दिसंबर छोड़कर ये पीछे आया गया है ना, तो नवंबर बनाया। उसी तरह से मान लो यहाँ संडे है यानी रविवार है, रविवार से पहले क्या होता है, सैटरडे होता है, उसके पहले क्या होता है, फ्राइडे होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से मतलब एक दो पीछे आया है, उस तरह से आप भी एक दो पीछे आ गए। संडे यहाँ पर था, सैटरडे आ गया, फिर उससे पहले फ्राइडे आ गया, तो फ्राइडे आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका शुक्रवार आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें रीजनिंग में क्या होता है, जिस तरह से ये बनाया गया ना उस तरह से आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल को ऐसे लिखा जाता है ना, HOSPITAL को ऐसे लिखा जाता है, तो पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर में क्या होता है, अगर मान लो नंबर से कोडिंग किया गया है ना, तो ऐसा हो सकता है कि एस का कोड क्या 8 हो, ओ का कोड 6 हो, एस का कोड 5 हो, उसी तरह से एल का कोड 8 हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा है कि आपका हमेशा ही होगा, लेकिन ये मे भी हो सकता है, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या सभी लेटर जो इसमें है क्या इसमें क्वेश्चन में है, तो आप बोलेंगे हाँ POSTL है ना, देखो POSTAL है यहाँ पर। अब देख लो यहाँ पर, अब इसको मैच कर, इसका मतलब समझ गए हैं कि इसका सभी को क्या नंबर नंबर से कोडिंग किया गया है, अल्फाबेट को नंबर से कोडिंग किया गया है। देखो अब है POS है ना, लास्ट में TL है, TL है लास्ट में, TL लास्ट में इसमें भी है, या लास्ट का 3 नंबर 418, 418 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि आप आंसर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। लेकिन अब देखो POS है ना, तो P का कोड क्या है, 1 2 3 चौथे स्थान पर ना P, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर P है, यानी 7 से स्टार्ट होने वाला, 7 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, 7 से ये भी स्टार्ट हो रहा है। अब है OS, देखो OS यहाँ पे है ना, तो OS यानी कि दूसरा तीसरा 6 5, अब 6 5 किस में है, इसमें है ना, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, P का कोड क्या है सर्च कर सकते हो आप, 7 है, उसे O का कोड क्या है, O का कोड 6 है, यहाँ पर ऐसे पता कर सकते हो आप, ऐसे ही पता कर सकते हो। ठीक है, ये है प्रैक्टिस पर, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, MAD को अगर हम JXA लिखते हैं तो RUN को क्या लिखेंगे हम लोग। अब देख लीजिए MAD है, MAD है, यहाँ पर JXA है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो, अगर देखो यहाँ पर पास में क्या है, ये दोनों पास में लग रहा है मुझे, पास में लग रहा है मुझे, नजदीक का लग रहा है ना। देखिए अगर J के बाद क्या आता है, K आता है, फिर L आता है, फिर M आ गया। एक्स के बाद क्या होता है, एक्स वाई जेड, उसके बाद ए आ गया। अब उसके बाद देखो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, सी आता है, उसके बाद डी आता है ना। तो देखिए यानी कि दो दो अंक पीछे करके, यानी कि मैंने तो आंसर में से यानी इससे मैंने ये बना दिया ना, तो आपको यहाँ जो आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना पड़ेगा। मैं तो इसको समझने के लिए मैंने करा था ना, यानी कि देखो एम से आप दो पीछे जाओ, एम से पहले क्या आता है, एल आता है, फिर के आता है, फिर जे आता है ना, यानी इसके दो पीछे करके, दो छोड़ के तीसरा नंबर लिया गया है। अब ए के पहले जेड आता है, फिर वाई आता है, फिर एक्स आता है, यानी दो छोड़कर फिर एक्स ले लिया गया है ना। उसी तरह से आप समझ लो यहाँ पर RUN है, RUN है, तो आर से आप दो छोड़ के आप तीसरे नंबर पे आ जाओ। आर से पहले क्या आता है, Q आता है, फिर P आता है, P से पहले क्या आता है, O आता है ना, यानी कि आर से क्या बना, O बन गया। तो O से स्टार्ट होने वाला आपका आंसर आपका एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
ठीक है, देखो आपका आंसर यहीं से मैच कर गया, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यू है, अब यू से पहले क्या आता है, यानी टी यू, टी से पहले एस आ गया, यानी दो छोड़ दिया मैंने, इससे पहले आर आ गया ना, तो आर भी आपका मैच कर गया, देख लो आर भी मैच कर गया। उस तरह से आप एन का मैच करोगे तो के आपका आंसर हो ही जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है 198, 185, 172, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इस चीज को, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लिया गया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अगला नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब देख लो 198 से 185 कैसे बना, अगर मैं देख रहा हूँ इसमें 13 घटाकर, यानी इसमें 13 कम कर देता हूँ तो इतना बन जाता है, इसमें भी अगर 13 मैं कम कर दूं अगर, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। 172 में अगर हो जाता है 13 कम करके, कम कम करके बढ़ रहा है ना, इसमें भी आप 13 कम कर दो, इसमें आप 13 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 9, यानी क्या हो जाएगा, ये 159 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च 2016 को बुधवार था तो बताइए कि 26 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2016 को बुधवार था तो बताइए कि 26 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। अब देख लो, ये है कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आसानी पूछा जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अब देख लो, कोई भी अगर मान लो 1 मार्च को क्या था, ये बुधवार था ना, बुधवार था, तो उसमें आप 7 ऐड कर दो, यानी एक में आप 7 ऐड कर दोगे, कितना 8 तारीख बन गया ना, तो 8 तारीख को क्या बन जाएगा, 8 तारीख को क्या बनेगा, 8 मार्च को क्या बन जाएगा, तो बुधवार ही रहेगा। अगर बुधवार था ना तो बुधवार ही रहेगा यहाँ पर। 8 में फिर 7 जोड़ दो, 8 में फिर 7 जोड़ दोगे कितना बन जाएगा, 15, यानी कि 7 ऐड करके जितना डेट बनेगा ना, जितना तारीख बनेगा ना, उस तारीख को क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा, बुधवार यानी कि ये वेडनेसडे ही रहेगा, बुधवार ही रहेगा। यानी 8, एक में 7 जोड़ के 8 बना, तो 8 बना ये बुधवार, 8 में जोड़ के 7 5, यानी कि ये 15 हो गया, तब ये बुधवार, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 15 7 22, 22 तारीख को क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। आपको पता करना है 26 तारीख को ना, अगर 22 तारीख को अगर बुधवार है तो 23, 24, 25, 26, अब देखो बुधवार यहाँ पर है ना, बुधवार यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गुरुवार, ये बन जाएगा शुक्रवार, ये शनिवार, ये क्या बन जाएगा, रविवार बन जाएगा। इसलिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें रविवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होते हैं, और इसमें क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आर्मी कलर में उतना ज्यादा, आर्मी कलर के जीडी में उतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे बैंक पीओ करोगे, एसएससी करोगे, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन जीडी में वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस कॉमन सेंस की बात होती है, आपको वो पकड़ना है और बनाना है आपको। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो याद कर लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि 1000 मीटर आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है -225, -425, -625, -825 को सीरीज में है, तो अगला नंबर क्या होगा। अब देखो इसमें 200 ऐड करने पर कितना बन गया, इतना बन गया, 200 ऐड करने पर कितना बन गया, इतना बन गया, इसमें 200 ऐड करने पर इतना बन गया ना, सब में देखिए 200 200 करके बढ़ रहा है ना, इसमें भी 200 बढ़ा दो आप, यानी कि 1025। अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, माइनस लगा के, यानी कि सब में क्या माइनस 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 करके बढ़ा दिया, यानी जोड़ दिया गया है ना, तो कितना आपका हो जाएगा, 1025 आपका आंसर हो जाएगा। एक सीरीज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, अब वृत्त की परिधि कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का सारा फॉर्मूला आपको फिंगरप्रिंट पर होना चाहिए, यानी आपको पूरी तरह से बढ़िया से याद होना चाहिए कि क्वेश्चन देखें आपके माइंड में आ जाए। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप समझ पाओगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। फॉर्मूला आप जरूर बनाना, एक जगह फॉर्मूला को लिख लेना और सारे फॉर्मूला को याद कर लेना, और फॉर्मूला याद करे हो उस पर क्वेश्चन बनाना, आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। देखिए वृत्त की परिधि कितना है, तो 88 सेंटीमीटर है ना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, इक्वल टू 88 कर दूंगा मैं ना। देखो अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुना r, 88। अब देखो 22 चौका 88, 2 दूना
4, दो दो दुना 4 कट गया। अब देखो r अपॉन में 7 बच गया, ऊपर में 2/1, यानी गुना कर दोगे ऐसे ऐसे, यानी r गुना करोगे 1 से तो r ही रहेगा, और 7 दुना में 14 क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या हो जाएगा, जो कि वही पूछा था वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी रेडियस कितनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 + 1/a = 8 है, तो a² + 1/a² = व्हाट। यानी अब देख लो, a1 अगर 1/a = अगर a मान लिया जाए, यानी कि यहाँ पर x मान लिया जाए, x मान लिया जाए, तो a + 1 एंड a² + 1/a² = व्हाट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - 2 होता है, x² - 2 होता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। अगर a + 1/a = x दिया हो, तो a² + 1/a² = व्हाट कितना हो जाएगा, तो x का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर तो 8 का स्क्वायर करके क्या कर दोगे, यहाँ पर -2 कर दोगे, यानी 88 64 - 2, यानी कि आपका हो जाएगा 62। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेगा, जब भी अभी आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि बीजगणित का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऐसे फॉर्मूला बेस्ड ही एग्जाम में आएगा। तो देखकर कभी घबराना नहीं आप, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओ आप। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस व्यक्ति तो उस वस्तु का क्रय मूल्य करो। ठीक है, यानी ज्ञात करो। ठीक है, एक वस्तु देखो इतना रुपए में है ना, बेचने पर इतना रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, उसका लाभ इतना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, यानी विक्रय मूल्य दिया हो, और लाभ दिया हो, तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 4800 है, गुना में 100 कर दूंगा मैं, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20 है ना, तो 100 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 5×48 यानी 40, 40 गुना में 100, यानी कि 4000 आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कि क्रय मूल्य कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से देखिए, तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ बता दिया है, इसको नोट कर ले आप। ठीक है, मैथ के सीरीज में जल्दी लेके आऊंगा, आर्मी क्लर्क, टेक्निकल या फिर जीडी या रेडमैन के लिए, तो मैथ का सीरीज में जल्दी लेके आ रहा हूँ, इसको करने के लिए आप तैयार रहे हैं आप। ठीक है, और वीडियो को जब शेयर जरूर करना आप। ठीक है, मैं आपके लिए इतना करता हूँ, तो आप इतना कर ही सकते हो हम लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, मान लो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है ना, 8 तो हो गया, लास्ट में तो 8 ही आएगा, लेकिन सब में 8 दिया है यहाँ पर ना, दिया ही दिया यहाँ पर है। देखो यहाँ पर कितने दशमलव के बाद कितने नंबर यहाँ पर है, 2 2 4 2 6 है ना, 6, यानी कि 6 में से यानी कि वर्गमूल करोगे ना, तो हाफ यानी कि 3 कर लो आप, पॉइंट के बाद 3 ही नंबर रखोगे। अब 3 नंबर में से आपका आंसर आ गया 64 का 8 आ गया ना, तो 8 तो हो गया, अब 2 नंबर बचे हैं ना, तो यहाँ पर 0 0 कर देना यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा 0.008। आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसके पहले आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 0.008 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलो आ जाओ। अगले क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर व्हाट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे करो आप, 3 3 9 प्लस 49 प्लस 81, आप सभी को ऐड कर लो, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 40, 130 139, अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। इसको कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कैलकुलेशन देखो बस कुछ नहीं है, ये बस कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगे उतना अच्छा है, जितना आप क्लियर का साफ साफ लिखोगे उतना अच्छा है, जितना फास्ट कर पाओ उतना अच्छा है। तो कैलकुलेशन है, फिर कुछ ऐसा नहीं है, आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दिया हूँ कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने आपके कर पाते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो आपके करने से पहले हुए, हो सकता है कि मैंने कर दिया हो, अब ये देख लो कि आपको बनने वाला है, तो यहाँ पर नंबर आप ऐड कर लेना आप। ठीक है, चलो आगे है 94 इंटू में 94 गुना में 11 प्लस 26 31, अब देखो 2631। अब देख लो ये है बोर्ड मास के रूल से चलना, ऐसा कभी नहीं मत करना कि दोनों ऐड कर देना फिर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, गुना यहाँ भी रहता है तभी क्या करते हैं, पहले गुना ही करते हैं। यहाँ पर देखो बोर्ड मास में क्या होता है, BODMAS है यहाँ पर है,
यानी बोर्ड मास्टर से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ यहाँ काम करेंगे, घटाओ यहाँ, गुना यहाँ, भाग यहाँ। और ये ऑफ मतलब ऑफ तो एक तरह से गुना ही होता है, लेकिन पहले ऑफ का काम करते हैं, फिर पहले ब्रैकेट का। ठीक है, इस तरह से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 11, फिर ऐड करेंगे यहाँ पर 11 चौक 44 का 4 कैरी 4 हो जाता है यहाँ पर, 11 नंबर 99 और 4 103 यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई करके होता है। अब ऐड कर लो यहाँ पर 4 1 5 6 6 3 3 6 6 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका आंसर है। इसमें भी आपको कैलकुलेशन ही करना था, लेकिन एक बोर्ड मास का भी एक तरह से रूल था इसमें। इस तरह से आपका आंसर बी भी, क्वेश्चन बी भी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। आगे आ जाओ। आगे है 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उनमें से 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो शेष लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब देख लो 15 लड़कों की कुल आयु कितना हो जाएगा। अब देखिए औसत इतना दिया है ना, तो कुल आयु निकालेंगे लिए क्या करेंगे, 12 गुना में 15 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 300, नहीं 300 नहीं 180 हो जाता है यहाँ पर, माफ कीजिए यहाँ पर 180 हो जाता है। 15 दूना 30, 15 180 हो जाता है। अब देखो उसमें से 2 लड़का का औसत आयु कितना है, 20 है। अब इन 2 लड़का का कुल आयु निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 20 यानी कि 40। अगर मान लो इनके आयु में से इनका आयु घटा देंगे तो शेष लड़के का क्या बन जाएगा, कुल आयु बन जाएगा ना। अब देखो इनमें से घटा दो 40 को, यानी 140 क्या हो जाता है, शेष लड़कों की कुल आयु होता है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, औसत आयु पूछा है ना, तो औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 140 बट्टा में कितने कितने लोगों की आयु था यहाँ पर, तो देखिए 12 थे, 12 में से 2 तो निकल गए ना, 2 निकल गए। अब कितने बचे, 10 बचे ना, 10 से भाग कर दो, यानी काट कितना हो जाएगा 14। 14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है तो संख्याएं क्या है। देख लो, मान लेता हूँ पहला संख्या मान लेता हूँ x, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्रमागत है ना, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और तीसरी संख्या क्या बन जाएगा, x प्लस 2, ये तीसरी संख्या बन जाएगा, तीसरा संख्या बन जाएगा। अब सभी का योग ना, सभी को जोड़ कितना बन रहा है, आपका आंसर 225 हो रहा है ना, यहाँ पर दिया है ना, पर दिया है यहाँ पर। अब इसको ऐड कर लो, x और x है, यानी 3x प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा, बराबर में 225 है यहाँ पर है। अब 3 को इस तरफ कर देना आप, 3x, अब 3 इसमें से कम कर दो कितना हो जाएगा, 2 2 2 बच जाएगा। अब 3 से यहाँ काट दो, 3 से काटोगे 3 7 21, 3 चौका 12 यानी 74, यानी x बराबर कितना 74 हो गया यहाँ पर ना, ये 74 बन जाएगा। 74 के बाद एक 75 बन जाएगा, ये 76 बन जाएगा, यानी 74 75 76 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है 125 का घनमूल क्या है। 125 का घनमूल क्या है, 125 का घनमूल इसमें से क्या है, तो 5 है, या घनमूल यानी कितना, 5 गुना में 5 गुना में 5, 3 में से 1 निकालने पर कितना आप आंसर कर दोगे 5, यानी कि इसको गुना करने में कितना होता है 125 होता है ना, यानी कि 3 भाग में से 1 भाग निकाल लो आप, कितना आएंगे 5, 5 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही घनमूल कहलाता है। ठीक है, देखो अब स्क्वायर कितना कर लेना, स्क्वायर आप कम से कम 30 तक स्क्वायर कर लेना, याद कर लेना आप स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ऐसे चीज कम से कम 30 तक, वैसे तो 40 तक करोगे तो अच्छा है, और 20 तक आप क्या क्यूब कर लोगे आप। ऐसे में क्या ज्यादातर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, उस टाइम गुना करने में समझने में आसानी मिलेगी आपको। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हमेशा याद रखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वही आपका आंसर है। अगला है 5.33, 5.330, 5.7.003, 9.333, इसको योग करने पर कितना हो रहा है। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करना था। यहाँ पर समझने के बाद यहाँ पर ये है, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक है, 3 अंक है, यहाँ पर कितना है 5 अंक दे दिया गया है। सबसे पहले दशमलव के बाद क्या कर दोगे आप, सभी को 5 अंक कर देना आप। देखो 3 अंक यहाँ पर है ना, 2 अंक अपना मन से ऐड कर लो, यहाँ 3 अंक है ना, 2 मन अपना मन से ऐड कर लो, यहाँ पर है 2 ही अंक है ना, तो 1 2 3 0 कर दो। अब क्या कर लो, सभी को ऐड कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर में ऐड करके बताना, मैं अभी ऐड करूंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप आंसर ऐड करके मुझे बताना कि ऑप्शन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, ए हो रहा है या बी हो रहा है, सी या फिर डी हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना आप। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की 2 त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है अगर, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालोगे, इसका भी स्क्वायर कर देना और इसका भी स्क्वायर कर देना,
वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप पॉइंट बनाकर नोट कर लेना आप, ठीक है। उसे बनाओगे भी तभी आपका इतना ही होगा। इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो ना तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। याद कर लेना, वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका 4 चौका 16 और ये 25 आपका आंसर हो जाता है। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो त्रिज्या मान लेता हूँ 4 है और 5 है ना। देखो पहले का क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर पहला त्रिज्या पहला, और दूसरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर पाई पाई आर स्क्वायर। देखो ये दोनों तो कट ही जाता है ना, इसलिए क्या आर स्क्वायर बचता है, और ये आर स्क्वायर बचता है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ, मैं इतना क्यों बनाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक खिलाड़ी ने 5 मैचों का दौरान 10, 76, 82, 150 और 32 रन बनाए तो उनके औसत रन कितना है। देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, सभी नंबर को जोड़ लेते हैं और जितने नंबर हैं यहाँ पर, जितने मैच हुआ था उसको उससे भाग लगा देंगे। यानी कि 10 प्लस में 76 प्लस में 82 प्लस 150 प्लस 32 बटा में 5 कर दो यहाँ, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पर ना, 5 मैच हुआ था ना, तो ऐड कर लो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ऐड करके देख लो यहाँ पर, ऐड करो यहाँ पर 6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, एक हो जाएगा 4 5 9 और 9 8 17 17 और 7 24, एक 25 का 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक 3, यहाँ हो जाएगा 350 बटा में ये 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी कि 70 आपको क्या हो जाएगा, ये औसत रन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में डी में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हो और क्या क्या डिफिकल्टी हुई है और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो और आप क्या चाहते हो एग्जाम के लिए, किस एग्जाम को तैयार करना चाहते हो आप, ये मुझे बताना। और साथ मुझे ये बताना कि अपना कमेंट जब भी करना तो नेम और सिटी मुझे मैसेज करना कि आपका नेम क्या है, आपका सिटी क्या है, और मैं आप लास्ट में मुझे आप कमेंट करके जय हिंद मुझे आप बोल सकते हो आप, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक वॉच किए हो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।